हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी K2Z में। आज से जो ये वीडियो शुरू हो रहा है, क्लास 10 का 19 तारीख से सेंटअप एग्ज़ाम है और फरवरी में आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो पूरे प्योर कंटेंट के साथ वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होने जा रहा है आप सभी को कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी तक आप लोगों ने कम बेसी जितना भी पढ़ा डजन मैटर, बट ये वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट का आपको कम से कम 10 वीडियो देंगे। और ये निश्चित मान के चलिए कि जो 10 वीडियो हर सब्जेक्ट का देंगे, सोशल साइंस का 10 दे देंगे, साइंस का 10 दे देंगे, हिंदी का 10 दे देंगे, और मैथ तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड अभी है नहीं, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव मिला के 5-10 वीडियो देंगे। इतना निश्चित हम कह सकते हैं कि अगर हमारे वीडियो को आप ध्यान से सुनते हैं और कंटेंट को आप लिखते हैं और मेरा एक्सप्लेनेशन जो हम आपको बोल के समझाएंगे वो सारा चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में मेरा बात ही आपको याद आएगा, बाकी ज़्यादा कुछ आपको याद आएगा नहीं। तो जितना एक्सप्लेनेशन हम बोल के समझाएंगे, अगर ध्यान से आप सुने वीडियो के 1 से 2 बार, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 300 नंबर चाहिए। ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा नंबर मेरे वीडियो से आ जाएगा। तो इस वीडियो को अब हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और आप सभी से फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के 1 से 2 बार सुनना है और कंटेंट को लिखना है। कहीं कहीं पे थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, तो हम बोलेंगे वहाँ पे, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन आएगा कि मैटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जब लघु तरीके का बात करें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें, तो 2 नंबर के लिए आपको लिए आएगा। तो 2 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है, तो उसमें लिखेंगे कि मैटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो मैटरनिक था जो प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना। मतलब कोई भी गणतंत्र कर के वो पक्ष में था ही नहीं, हमेशा उसका विरोध करता था और राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था। मतलब मैटरनिक जो था एकदम प्रतिक्रियावादी शासक था, अच्छा शासक की तरह नहीं कर सकते उसको, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को स्थापित करना, अपना राजा का तंत्र को स्थापित करना वो चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा बन गया कि जुलाई 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए जुलाई 1830 की क्रांति क्या प्रभाव पड़ा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ पॉइंट बना करके 2-4 को लिख देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में भी पूछ दिया तो हर कंटेंट को आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे जुलाई 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो जो चार्ल्स दस था वो फ्रांस की गद्दी को त्याग करके इंग्लैंड पलायन कर गया। जो चार्ल्स दस था ना, वो क्रांति जब हुआ तो क्या किया, फ्रांस को छोड़ करके और कहाँ चला गया, वो इंग्लैंड चला गया। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और फ्रांस में क्या हो गया, बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और आर्य वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया, तो आर्य वंश का लुई फिलिप शासक बन गया। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मैटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिली और यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो जितना लिखा हुआ इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, बाकी एक्सप्लेनेशन सुन कर रखिएगा। लॉन्ग में आएगा तो आपको बढ़ा बढ़ा के लिखने में काम आएगा। देखिए, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्थिति बहुत ही कम है। मतलब भारत में जितना भी विधायिकाओं जो होते हैं, जो कानून बनाते हैं, तो इस सब में जो आजकल जो चुनाव वगैरह भी हो रहा है ना, तो ये सब में भी स्थिति देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी कम है। भारत के 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या मात्र 59 है। देखिए, 15वीं लोकसभा 2009 में हुआ था, आज ही हम स्कूल में पढ़े थे। 15वीं हुआ था 2009 में, और 16वीं हुआ 2019 में, 17वीं हुआ 2023 में, और अभी ये जो चल रहा है वो 18वीं लोकसभा चल रहा है। तो जो 15वीं लोकसभा 2009 में हुआ था, उसमें मात्र 59 को महिला खड़ी हुई है। सोच लीजिए कि मात्र 59 ही महिला प्रतिनिधित्व मिली। और सीट कितना टोटल 543, 543 में चुनाव होता है, ऐसे 555 है, 550 है शायद। तो सोचिए कि 10% से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं कि भारत के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 11% से भी कम है। तो खुल के लिख देना है। 2 नंबर में आएगा कि भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आप देखिए अपने शब्दों में लिखेंगे कि भारत में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कम है। 15वीं लोकसभा का बात करें जो 2009 में हुई थी, उसमें 11% से कम महिलाओं ने भाग लिया था। 2 नंबर में इतना हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ा के लिखने के लिए आ जाए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल 555 सीट है या 550 सीट है और मात्र 59 प्रतिनिधि चुन करके गए थे, जो काफ़ी कम है।
और ये दिखाता है कि आज हमारा देश लोकतंत्र भी हो गया, हमारा आज़ादी का 75 साल भी पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को हर जगह पर भागीदारी पूरा नहीं मिल रहा है। आप इसे बना के आप आराम से लिख देंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, सामाजिक विभेद से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन को समझ गए, आंसर हो गया कि समाज में अगर कोई विभेद हो जाए, अगर समाज में तानातानी हो जाए तो क्या होगा। तो समाज में कोई विभेद हो जाएगा मतलब कुछ ना कुछ ऊंच नीच, कुछ ना कुछ भेदभाव। तो समाज के विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, सांस्कृतिक आदि के आधार पर भेदभाव होता है, उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। अभी देखिए, अब आप सिंपल मेरे बारे में लीजिए कि हम शेखपुरा जिला से आए हुए, कुछ लोग को लगता है कि हमारा जिला मधुबनी नहीं है, तो ये यहाँ पे आके इतना ऐसा क्यों। एक तरह का हम अपने बारे में बोल के इसलिए बताना चाहते हैं कि देखिए, ये एक तरह का क्या है, एक सामाजिक विभेद लोगों का है इस तरह से कि ये भेदभाव है किसके आधार पे, भाषा के आधार पे बोल सकते हैं, क्षेत्र के आधार पे बोल सकते हैं कि मेरा क्षेत्र उधर है, हम इधर है, ऐसे बोल करके लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग धर्म के हिसाब से बोलेंगे, कोई हिंदू अच्छा है तो कोई बोलेगा मुस्लिम अच्छा है, कोई बोलेगा क्रिश्चियन अच्छा है। ये कुछ ना कुछ जो भेद विभेद करते रहते हैं, ये सामाजिक विभेद है। तो समाज विभेद आप सब कुछ लिख सकते हैं, जाति, रंग, रूप, ये सब आता है। कुछ लोग तो बोलेगा क्या मैं इतनी सुंदर क्यों, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, ये सब लेकर के भी बहुत सारा विभेद हो जाएगा कि तुम इतना देखने में ऐसा लग रहा है तो तुम्हारा मैं क्या करूं। तो ये सब जो हम बता रहे हैं डायलॉग के, ताकि आपको एग्जाम में याद रहेगा। विभेद का मतलब ही हो गया अंतर। क्या हो गया, अंतर। तो जाति के लिए अंतर करेगा, आप लड़का है लड़की है इसमें अंतर करेगा, है ना। भाषा, आप मैथिली बोलते हैं, हम मगही बोलते हैं तो इसमें अंतर होगा। आप मधुबनी में रहते हैं, हम शेखपुरा में रहते हैं, इसमें अंतर होगा। तो ये हर तरह का अंतर है। तो आप 2 नंबर में आएगा तो 2-4 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा में आएगा तो ज़्यादा में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली को परिभाषित करें। अब कोर बैंकिंग के बारे में आ जाएगा तो सबसे पहले आप बैंक के बारे में सोचिए कि कोर बैंकिंग, बैंक के बारे में सोचेंगे तो तुरंत समझ में आएगा कोर बैंकिंग क्या है। अब हम लोग अपने भाषा में समझिएगा तो देखिए, पहले बैंक में हम लोग बहुत लंबा लाइन लगा के पैसा जमा करने जाते थे, लाइन लगा के पैसा निकालते थे। आज ये सब सिस्टम खत्म होते जा रहा है। आज ATM आ गया, प्लास्टिक मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं। आज देखिएगा फोन पे, गूगल पे, डिजिटल मनी हो गया सब कुछ, है ना। तो ये सब कोर बैंकिंग के कारण हुआ। पहले ये सब चीज़ को समझिए जो आज चल रहा है, क्वेश्चन को बाद में समझिएगा। तो कोर बैंकिंग आने से बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि कोर बैंकिंग प्रणाली की परिभाषित करना है तो एक संकेत से एक व्यक्ति दूर उपस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण करता है, कोर बैंकिंग कहलाता है। जैसे पहले ऐसा होता था कि कोई आदमी मान लीजिए दिल्ली कमाने के लिए गया, पटना कमाने के लिए, दूसरे जगह कमाने के लिए गया, और अगर उसको पैसा भेजना रहता था तो किसी थ्रू भेजवाना पड़ता था, तो पोस्ट ऑफिस से लगवाना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा है क्या, वो पैसा कमा रहा है और वहीं से आपको पैसा लगा देता है और आप अपना बैंक से जाके निकाल लेते हैं। तो ये कोर बैंकिंग के कारण, जो नेट बैंकिंग आया ना, वो सब कोर बैंकिंग के कारण ही ये सब हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो आज जितना भी डिजिटलाइजेशन हो गया है, जितना भी पैसा का लेन देन निकालना आसान हो गया है, ये सब कोर बैंकिंग के कारण हुआ है। हो गया। तो 2 नंबर में इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो पहले समझिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब समझ रहे होंगे पैसा वैसा के बारे में आपको। एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिला हुआ अर्थव्यवस्था। आप लोग को ये भी मालूम होगा कि हमारे देश में सरकारी कंपनियां भी काम कर रही है, प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही है, लेकिन सरकार टैक्स सरकारी लोग से भी लेगा और टैक्स प्राइवेट लोग से भी लेता है। तो जब भी सरकार को दोनों तरफ से फायदा आ जाए, सरकारी से भी आ जाए, प्राइवेट से भी आ जाए, तो क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा वो दोनों मिलकर बढ़ेगा। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक रूप है। ये हम अपना भाषा में समझाएं। अब आइए किताब की भाषा में। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है। मतलब सरकार भी उसको देख रेख कर रहा है और पूंजीपति दोनों उसको नियंत्रण करता है। और इसमें चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, और दोनों के हिसाब से जो अर्थव्यवस्था डेवलप होता है, विकसित होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आप इसको देख के लिख लीजिए, ये भी किताब की भाषा में ठीक लिखा हुआ है। संसाधन नियोजन से क्या अभिप्राय है, मतलब अभिप्राय मतलब क्या समझते हैं उससे। तो संसाधन नियोजन से हम लोग क्या समझते हैं। संसाधन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कोई भी सामान हमारा उपयोग के लायक आ जाता है तो मेरे लिए संसाधन कहलाता है। लेकिन उसका नियोजन से क्या अभिप्राय है। तो नियोजन का मतलब होता है कि उसका रख रखाव, उसके किस तरह से आप बचा रहे कि नहीं बचा रहे, किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, वही होता है हमारा नियोजन। जैसे संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। जिसे कहने का मतलब हम लोग आज 2024 में चल रहे हैं, लेकिन आज से अगर 100 साल पहले चल जाए 1924 में, तो
तो उस समय तक हम लोग को बहुत सारा चीज़, गाड़ी का सुविधा नहीं था, बहुत सारी चीज़ का सुविधा नहीं था, पानी का सुविधा नहीं था, मोटर नहीं था, लाइन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सारा कुछ आया तो ये जो पानी हम लोग आज आसानी से पी पा रहे हैं, चाहे हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है, तो ये पानी पहले से बचते बचते अभी तक आया तो हम लोग को मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम इसको ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो आज देखने पीने के लिए पानी बहुत दिक्कत हो गया, बहुत सारी जगह पे तो पानी जमीन के नीचे सूख चुका है। तो धीरे धीरे अगर इसका हम ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, अगर बचा बचा के नहीं चलाएंगे तो आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका कहना नियोजन मतलब प्लानिंग, अच्छा से प्लान करके कोई चीज़ को चलाएंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब जैसे कहने का मतलब आपके घर में मान लेते हैं कि कोई भी सामान लाया, मतलब जैसे चीनी लाया आप 1 kg, और आपको पता है कि हमको डेली 50 ग्राम चीनी खर्च करना है, तो आपको चलना चाहिए 1 kg 20 दिन चलना चाहिए। लेकिन आप एक ही दिन में 1 पाव चीनी खर्च कर देंगे, कभी खीर बना देंगे, कभी कुछ और बना देंगे, तो क्या 20 दिन चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब हमको पता है कि हमको 1 kg को 20 दिन चलाना, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। चलो एक दिन 1 पाव खर्च हो गया तो बाकी दिन 50 ग्राम से कम करके खर्च करेंगे, तो इसको 20 दिन चलाएंगे। आप समझिए कोई सामान आपको मिला है उसको 1 महीने चलाना है, तो कैसे चलाते हैं? धीरे धीरे। तो हम लोग का पृथ्वी कितना लंबा टाइम तक ये चलेगा। अब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर अच्छा से उपयोग नहीं करेंगे तो जो भी संसाधन है वो खत्म हो जाएगा, तो ये पृथ्वी फिर ऐसी रह जाएगा बाकी लोग। तो इसीलिए हर चीज़ को इतना अनयूज़ नहीं करना, जिसका जरूरत है उसको जरूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि हम 1 बाल्टी में पानी में सारा कपड़ा धो सकते हैं, नहा सकते हैं 2 बाल्टी 4 बाल्टी में, लेकिन हम लोग पूरा मोटर चला के नहाते हैं और बाकी पानी को बहाते हैं, तो एक दिन इसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अभी से होना शुरू हो गया। तो वही चीज़ है कि संसाधन का नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। जितना ही आवश्यक है उतना ही सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को दिक्कत ना हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में पाए जाने वाली मिट्टी के विषय में बताइए। देखिए पहले तो आप समझिए कि डेल्टा क्षेत्र क्या होता है। तो डेल्टाई भाग में आप जब जाइएगा ना, तो डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है ना कि पानी जो है ना वो बहा के लाया जाता है। पानी जो ऊपर से बहा के लाया जाता है, अब बहा करके लाता है, और जहाँ से 2 तरह का नदी निकल जाता है और बीच में जो सूखा जगह बच जाता है ना, 2 तरफ पानी रहेगा, बीच में जो सूखा जगह बच जाता है उसी को डेल्टा बोलते हैं, है ना। तो डेल्टा क्षेत्र वाला जो भूमि रहता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। पहले ही समझिए कि डेल्टा क्षेत्र वाला जो पूर्वी साइड वाला भूमि होगा वो काफ़ी उपजाऊ होगा, इतना आप समझ जाइएगा। तो बाकी आप आराम से देखिए लिख दीजिएगा। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जो पूर्वी तट के नदी है डेल्टा पर कौन सा मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार की मृदा में निम्न विशेष होते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज खास क्या क्या होता है। तो जलोढ़ मृदा में बालू होता है, सिल्ट होता है, मृतिका होता है, और विभिन्न अनुपात का मिश्रण भी इसमें पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में अगर हम लोग खेती करें तो हम लोग का गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि का फसल के लिए बहुत अच्छा है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस एवं चूना युक्त होता है। और अधिकतर जलोढ़ मृदा में क्या रहता है? पोटास होता है, फास्फोरस होता है, चूना होता है जिसके कारण यहाँ पे उपज अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदा तो आप समझते होंगे ना। आपदा 2-3 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा, एक जैविक आपदा भी होता है। तो ठीक है, प्राकृतिक आपदा है तो पहले प्राकृतिक आपदा समझिए, बाकी जब जो आएगा तो समझा देंगे। प्राकृतिक आपदा वह आपदा है जो किसी भी समय तथा कहीं भी अचानक प्रकृति के द्वारा घटती है, यह प्राकृतिक आपदा कहलाता है। प्राकृतिक आपदा का मतलब हो गया इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। जैसे कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा में क्या है कि आप कहीं जा रहे थे और अचानक बारिश आना शुरू हो गया और बादल फट गया, और अगर किस्मत खराब रहे तो भगवान ना करे जाते जाते गिर जाता है और आदमी चला गया, मर गया। तो क्या हो गया? उसको पता था कि आज हम जाएंगे और बारिश आएगा तो गिर जाएगा मेरे ऊपर, लेकिन गिर गया। तो ये भगवान का या प्रकृति का जो था वो ऐसा हो गया। लेकिन एक होता है मानव जनित आपदा। अब कहने का मतलब कुछ लोग होता है बम बारूद बनाता है, कुछ लोग होता है चलाता भी है गोली बंदूक। अब आप कहीं भीड़ में जा रहे थे और कोई गोली चला रहा था और गलती से आपको लग गया, तो गलती से भले आपका लग गया, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, क्योंकि वो मानव ने वो बम बनाया, मानव ने वो बंदूक बनाया और वो आपको लग गया, तो ये मानव जनित हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब अचानक हो जाए, जिसमें आपका कोई हाथ, मनुष्य का कोई हाथ नहीं हो, ये प्रकृति के द्वारा जो होता है वो प्राकृतिक आपदा है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? अभी 1 महीना पहले आप देखे होंगे कोसी कितना कोहराम मचा दिया। जो ब्रिज बना हुआ था उसके ऊपर से पानी आ गया और कितना दरभंगा और बंगा साइड में, समस्तीपुर साइड में कितना ज़्यादा तबाही हुआ है। तो देखिए कोसी नदी जो है ना वो बहुत लंबी नदी नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ 351 किलोमीटर ही बहती है। तो देखिए कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है
और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिसमें इस नदी को बिहार का शोक आता है। मतलब ऐसा बहुत कम साल रहता है जिस साल इसमें कोसी नदी में बाढ़ नहीं आता। अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले ही पूरा भयानक बाढ़ आ गया, पुल जो बना हुआ था उसके ऊपर से पानी आ गया, बहुत लाखों, इसमें हजारों हजार लोग मर जाते हैं, बहुत सारा लोग का घर सब बह के चला जाता है। तो इसके कारण इसको शोक कहने का मतलब होता है दुख। तो ये दुख क्यों है बिहार के लिए? क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आता है, हर साल जान माल का बहुत क्षति होता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। हो गया क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ से हम थोड़ा दीर्घोत्तरीय प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न को आपको हम सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं और हम जो बोल के समझाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा, बाकी जो हम बोल रहे हैं वो सब ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बढ़ा बढ़ा के आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें सारा को विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो हम जितना हो सकता है समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और जो बोलेंगे उसको 1-2 बार सुन लीजिएगा। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आ गया कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो देखिए 1848 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था ना, तो कहीं भी अगर क्रांति होगा, किसी भी देश में क्रांति होगा, तो उसका बहुत सारा कारण नहीं रहता, कुछ 2-4 कारण मेन को पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्या होगा? या राजा अच्छा से शासन नहीं कर पा रहा, दूसरा वहाँ का लोग को ठीक से रोजगार नहीं मिल रहा, तीसरा भुखमरी स्थिति हो सकता है। ऐसे बहुत सारा कारण नहीं रहता है, 4-5 को कारण हर कहीं भी हमारा देश में भी अगर युद्ध होना शुरू हो जाए घर में ही, तो क्यों होता है? कुछ ना कुछ 4-5 को मेन कारण होता है। तो हर जब भी क्रांति का बात आएगा तो कारण लिखना होगा, तो 4-5 को कारण उसका फिक्स है, वही लिखना रहता है, खाली बस उसको एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए। तो देखिए पहला कारण क्या था कि लुई फिलिप्स की कमजोर नीति। मतलब लुई फिलिप्स जो था, फ्रांस का गद्दी को जो संभाला हुआ था, उसका नीति अच्छा नहीं रहता था। वो जो नीति बनाता था वो फेल हो जाता था और कोई काम का नीति उतना रहता नहीं था। तो इसीलिए फ्रांस में क्रांति होने का एक कारण वो बना। दूसरा, इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री, अब ये क्या कर दिया फिलिप्स कि गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो प्रधानमंत्री के बनने के लायक भी नहीं था। तो उसके कारण क्या हो गया कि इसका विरोध होना शुरू हो गया। संवैधानिक आर्थिक किसी प्रकार का अच्छा कार्य नहीं किया, ना संवैधानिक मतलब ना तो अपने देश के लिए अच्छा काम किया और ना तो आर्थिक स्थिति, ना तो देश में पैसे वैसे का ठीक ठाक से लेन देन चला। तो देश का संवैधानिक आर्थिक कोई प्रकार का अच्छा काम किया ही नहीं। अब कोई कह अच्छा काम करेगा ना तो राजा किस काम का? तो इसलिए इसका विरोध हुआ, क्रांति हुआ। पूंजीपति वर्ग को साथ, खाली पूंजीपति लोगों को साथ देता था, पूंजीपति लोग को बढ़ा बढ़ा के चलता था, और जो देश में गरीब है क्या गरीबी रहेगा, उसको भूखे ही मरना है। तो ये सब कारण रहेगा तो क्रांति होगा ही। असफल विदेश नीति, और जो भी विदेश के लिए नीति बनाता था दूसरा देश के साथ जो इसका रिश्ता था वो रिश्ता भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए भी इसका क्रांति का कारण बनेगा। बेरोजगारी एवं भूखमरी, अब कहीं का भी राजा आप कोई भी हो, अगर उस देश में अगर वहाँ का जनता अगर खुश नहीं है, अगर भूखमरी है, रोजगार नहीं है, तो क्रांति होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी देश रहे। तो ये सबको आप अच्छे से विस्तार से बना के आप लिख दीजिएगा, क्योंकि एक सिर्फ पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका सारा को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये कम से कम 4-5 नंबर में आएगा, तो कम से कम 1 से 1.5 पेज में इसको लिखना है बना के, ठीक है। अब है जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं। जर्मनी की जब एकीकरण का बात आ गया तो क्या क्या बाधा था, इसमें एक जगह थोड़ा सा लिखा हुआ छूट गया है, हम उसको पेंसिल ले लेते हैं और आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पर नोट कर देंगे। तो ये वाला कलर ले लेते हैं, पीला वाला, ठीक। देखिए जर्मनी का एकीकरण में क्या क्या बाधा था। तो जर्मनी जो था ना, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या था, बटा हुआ था। बटा को ठीक से लिख दीजिएगा, बटा हुआ था, यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जर्मनी था 300 छोटा बड़ा राज्य में बटा हुआ था। अब हम इसको बड़ा करके बता रहे हैं, जब कोई भी चीज़ छोटा छोटा टुकड़ा में बटा रहेगा और उसको सबको एकीकरण करना, सबको एक करना, तो क्या आसान है क्या? 2 को 4 को रहेगा तो एक कर लेंगे। बोलेगा 300 अलग अलग टुकड़ा सबको जोड़ते रहो, एगो 10 किलोमीटर दूर है, एगो 50 किलोमीटर दूर है, आसान है क्या? तो ये जो जर्मनी का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ये था कि सब अलग अलग राज्य अलग अलग छोटा छोटा शहर में बटा हुआ था। हो गया पहला। दूसरा, इन सभी राज्यों में सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी। अब क्या था कि हर जो राज्य था एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। मतलब कहीं समाज लोग अलग मान रहा है, कहीं पर आर्थिक स्थिति से लोग अलग है, और अलग अलग तरह का भेदभाव है। अब कोई जैसे कि अब कहने का मतलब कोई कुछ कर रहा है और उसको कोई पीट रहा है, तो बगल वाला उसको बचाने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है उसको पीट रहा था, हम क्यों जाएंगे। तो सब अपने अपने में लोग बटा हुआ था। अब कोई भी अपने अपने में बटल रहेंगे, सामाजिक तरीका से, आर्थिक तरीका से अलग अलग भेदभाव रहेगा, तो कोई भी आके चूर के चल जाएगा। तो ये सब भी कारण था उसका एकीकरण का, बाधा था एकीकरण होने में। तीसरा था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अब देश के लिए किसी को लगा भी नहीं, अब देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ऐसे सोचेंगे तो देश अच्छा होगा क्या, एकीकरण होगा क्या? तो किसी को भी राष्ट्रवाद के लिए लगाव था ही, राष्ट्र के लिए अपना लगाव था ही नहीं, तो एकीकरण होने में दिक्कत हो रहा था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाहता था
कि जर्मनी एक हो जाए, जर्मनी सब एकीकरण हो जाए, तो इसलिए भी इसका बाधा था एकीकरण होने में। अब मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, अब मेटरनी का जो नीति था वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल प्रतिक्रियावादी नीति था, तो इसी कारण जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं थे। तो आप बना बना के लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे बाधाएं थे, उसमें से कुछ निम्नलिखित है और कुछ निम्नलिखित है। तो जैसे लिखेंगे जर्मनी छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था, 300 से ज़्यादा टुकड़ा में बटा हुआ था, तो सबको एक करना आसान नहीं था, तो ये सब बाधा था। उन सभी राज्य का जो सामाजिक आर्थिक से रूप से सब अलग अलग बटे हुए थे, कोई भी दूसरे राजा भी आकर के बगल वाले को अगर मार रहे पीट रहे तो कोई दूसरा साथ देने आता तो सोचता था उसको मारा था हम क्यों जाएंगे, और ऐसे करते करते बहुत सारा विषमताएं थे। ऐसे बना बना के आप इसको लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विभेद निवारण में सहायक है। अब देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विभेद में निवारण है, क्वेश्चन को समझिए पहले तब आंसर में जाइए। तो बोल रहा है कि लोकतंत्र जो है सामाजिक विभेद में किस प्रकार निवारण है, मतलब लोकतंत्र अगर है तो समाज में जो विभेद है उच्च नीच सब है, तो कैसे ही लोकतंत्र है जो उसको ठीक कर देता है, उसका निवारण कर देता है। तो सुनिए, किसी भी लोकतंत्र में समाज, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समूहों में बटा हुआ है। कोई भी लोकतंत्र जहाँ पर रहेगा ना, तो वहाँ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, समाज के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे एक दूसरे में क्या है, बटा हुआ है। यह सभी समूह आपस में मिलकर एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और फिर भी बटने के इतना सारा कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी सब एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। या इसमें कहाँ पढ़ रहे थे, ये लोग फ़ोन कर देता है बीच में तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो या इसमें तो आपस में ही बटा हुआ था और एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते थे, या इन समूहों के बीच कभी कभी मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब एक ही जगह पर रहेगा तो कभी ना कभी तो टकराव हो जाएगा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, समाज के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो इससे क्या होता था कि इन समूहों के बीच आपसी टकराव को ख़त्म करना असंभव है। अब कहने का मतलब जहाँ पर 50 तरह के लोग रहेगा, आप एक घर में जैसे बोलता है ना कि एक जगह बर्तन रहता है तो ढन बनाता है, वही वाला बात है। अब 50 अलग अलग तरह का रोग रहेगा तो क्या उसका झगड़ा कभी खत्म होगा, कभी उसके साथ, कभी किसके साथ, कल उसके साथ तो परसों उसके साथ, तो ये पूरा तरह से कभी खत्म होने का बात सच में है ही नहीं। लेकिन इसको कम किया जा सकता है, कभी भी पूरा तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, अलग अलग जाति धर्म ये सबको खत्म पूरा तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक इस सब का जो झगड़ा है, लफड़ा है, लोकतंत्र में इसको कम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी समूहों के विचारों का सम्मान किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जितना भी समूह है सबका विचार को सुना जाएगा, सबका विचार को सम्मान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वाला भी छोटा जाति वाला बोल रहा तो बड़ा जाति ना सुनेगा, वो बोलेगा। लोकतंत्र में सबको सबका बात सुनना ही पड़ेगा। यहाँ जाति धर्म जो भी है अलग अलग मानते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन सुनना आपको सबका पड़ेगा और सबका विचार का सम्मान किया जाएगा। इन समूहों के बीच के टकराव को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो भी टकराव होगा, जिस भी दिक्कत होगा जो भी समूह से, तो उसको कम करने का पूरा प्रयास लोकतंत्र में किया जाएगा। इस प्रकार लोकतंत्र में इन समूहों के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए सामंजस्य तो आप बताए थे कि किसी तरह से मिला करके चलो, किसी का ज़्यादा गलती किसी कम गलती है, लेकिन चलो बीच का एक रास्ता निकाल करके अच्छा वाला वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र एक बढ़िया शासन कहलाता है कि अनेक विविधताओं के कारण भी हमारे देश में एकता है। हमारा बोला भी जाता है कि हमारा देश में अनेक विविधताएं, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह का सोच, अलग अलग तरह का लोग, अलग अलग तरह की जाति, अलग अलग धर्म, लेकिन फिर भी हम लोग हैं मिल के एक। तो यही चीज़ हो गया कि सामंजस्य बना के हम लोग चलते हैं, हम लोग मिल के सब लोकतंत्र में रहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र और सब शासन से अच्छा शासन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता देश के विकास में किस प्रकार बाधक है। अब देखिए, सांप्रदायिकता की जब बात आ जाएगा कि किसी व्यक्ति विशेष का बात आ जाए, कोई जाति, कोई धर्म, किसी भी चीज़ का जब कोई विशेष बात करने लगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ का बाधक आ ही जाएगा। तो पहले सुनिए इसको अच्छा से। एक सांप्रदायिकता होता क्या, किसी एक मत को मानने वाले, मतलब एक ही मत को मानेगा, जो बोल रहा वही चीज़ को वो मान के चलेगा। तो एक ही मत को मानने वाले मानव समुदाय को सांप्रदायिकता कहते हैं। अब कहने का मतलब कोई हो गया कि एक धर्म को मान रहा है, अब उसी धर्म को बढ़ावा देना, उसी धर्म को लेकर चलना है, एक ही जैसा लोग सोच रहा है, दूसरा कोई आ गया तो उसको सहेगा ही नहीं, तो क्या हो गया, सांप्रदायिकता हो जाएगा। तो सांप्रदायिकता जब कोई संप्रदाय और उसको मानने वाले स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य संप्रदाय को
घृणित मानते हैं, मतलब अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लो कि नहीं हिंदू ही सबसे ऊपर है, बाकी सब बहुत नीचे, ऐसा अगर आप मान रहे हैं, बाकी सबको छोटा मान रहे हैं, तो ये सांप्रदायिकता हो जाएगा और एक तरह का गलत है। कोई भी धर्म हो, मुस्लिम है और अपने आप को श्रेष्ठ मान ले और बाकी धर्म को कुछ ना सोचे, तो ये गलत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लोग, एक ही तरह का लोग सब एक ही जैसा विचार पे चलेंगे और बाकी को आप कम मानेंगे, तो ये सांप्रदायिकता हो जाएगा और ये गलत है। दूसरे शब्दों में संप्रदाय का असहनशील हो उठना सांप्रदायिकता कहलाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि एक ही जैसा लोग रहेगा ना और उसको दूसरा टाइप का लोग मिल जाता है तो उसको सहता नहीं, पूरा मार देगा, कुछ भी कर देगा, तो ये असहनशील हो जाता है। सांप्रदायिकता की समस्या पूरे विश्व में व्यापक है। अब पूरा विश्व में आजकल ये सांप्रदायिकता देखा जा रहा है। इंग्लैंड में रोमनोवा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच संघर्ष है। अब अगर इंग्लैंड में जाइएगा तो वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में दोनों में काफ़ी संघर्ष है, मतलब एक तरह से वहाँ भी संप्रदाय है, छिड़ा रहता है, छिड़ा रहता नहीं है, छिड़ा रहता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर से यहाँ मिस्टेक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं कट। देखिए यहाँ पर छिड़ा लिख दिए हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पर ये रहा होगा छिड़ा, ठीक है, तो इसको आप एक बार ठीक कर लिए, छिड़ा रहता है। इस्लामी देशों में शिया सुन्नी झगड़े हैं, मतलब इस्लामी देशों में शिया सुन्नी का झगड़ा है। भारत में आएंगे तो इसका स्थिति और भी दयनीय है। भारत में भी आएंगे तो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी किसका किसका, तो ये जो भी है ना संप्रदाय को लेकर के किसी को विशेष नहीं मानना है और एक ही तरह का सोच वाला नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें होता कुछ नहीं है, हम लोग आपस में लड़ा करके पॉलिटिशियन लोग को काफ़ी फायदा होता है, तो आपको ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। आप इतना जानिए कि आप एक मानव में जन्म लिए हैं तो आपको एक बेहतर इंसान बनना है। और हमेशा हम स्कूल में भी सबको बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि पढ़ के डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, पता नहीं कुछ क्या क्या बनना है। आप कुछ बने चाहे नहीं बने, आप पहले एक बेहतर इंसान बने, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ व्यक्ति विशेष अपने आप को आगे मान लेता है। मेरा जन्म हिंदू हो गया तो हिंदू श्रेष्ठ हो गया, आपका जन्म मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम श्रेष्ठ हो गया, ऐसा लोग मानने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक इंसान में जन्म लिए और सब अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई किसी से कम नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर जीवन जी करके यहाँ से चले जाना है। 60-70 साल का लाइफ एक इंसान का नेचुरल आज का टाइम में मिलता है। अब यही समय सारा टाइम बिताएंगे सांप्रदायिकता, जाति, धर्म, ये सब में, तो आप जिंदगी को कब जिएंगे। तो ये सब सारा चीज़ भी आप इसको जोड़ के इसमें लिख सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बोलेगा मानव विकास, आप ऐसे समझना है क्वेश्चन को कि मानव का विकास के सूचकांक पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने से पहले समझेंगे कि है क्या ये। तो मानव विकास सूचकांक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि मानव विकास क्या है, तो मानव विकास HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP के कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट HDR मजबूत उहल के निर्देश में तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक की दर 0 से 1 के बीच होती है। 2021 में HDI में 191 देश के HDI की गणना की गई थी, है ना, और 191 देश था 2021 में। HDI में भारत का स्थान 132वां है। HDI में भारत का स्थान कितना है, तो 132वां है। 128 भारत का HDI मूल्य, हाँ भारत का HDI मूल्य कितना है, तो 0.633 है। इसको शॉर्ट में लिखना है तो 0.611। HDI में ऊपर नॉर्वे है और HDI में सबसे ऊपर कौन है, तो नॉर्वे है। सबसे नीचे कौन है, तो नाइजर है। अब देखिए HDI में ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आने का चांस हमको लॉन्ग में बहुत कम लग रहा है। इसमें भले आ गया है लेकिन उसमें लॉन्ग में आने का चांस हमको थोड़ा कम लग रहा है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ये आएगा तो शॉर्ट में ही आएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली न्यायपूर्वक वितरण में किस प्रकार सहायक है। आप पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो आप समझते होंगे ना कि जहाँ पर सभी के लिए वितरण का प्रणाली है और इसमें न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, मतलब सबको बराबर मिलना चाहिए, सही तरीका से मिलना चाहिए। तो देखिए देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इस न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। अब जो लोग के पास सोचिए बहुत गरीब है, जिनका इनकम ही काफ़ी कम है, तो उनको खाने के लिए तो दिक्कत होता है, तो उनको खाना तो कम से कम चाहिए।
रहने के लिए कम से कम एक छोटा सा घर तो चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए। और यही सब छोटा छोटा ज़रूरतों के लिए जो बहुत गरीब होते हैं उनको बहुत तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये उनका आवश्यकता हो तो हम लोग को भी चाहिए, सभी को चाहिए, चाहे आप गरीब है चाहे अमीर है, तीनों चीज़ तो सबको चाहिए। तो सरकार गरीब लोगों को खाने के लिए रोटी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराती है। आजकल देखते होंगे कि कोटा आता है जिसमें एक आदमी 5 केजी चावल और पता नहीं कभी कभी गेहूँ और कुछ कुछ दिया जाता है। अब कहने का मतलब किसी को 5 केजी दिया जाए एक आदमी पे, किसी को 2 ही केजी दिया जाए, तो ये अलग गलत बात है ना। तो सार्वजनिक में एक समान होना चाहिए और सबको मिलना चाहिए, खास करके गरीब लोगों को कम से कम जरूर मिलना चाहिए ताकि वो भूखे कम से कम नहीं। मेरे भारत में भूखमरी का भी बड़ा समस्या है, गरीब तो है ही अपना देश, लेकिन भूखमरी का भी बहुत समस्या है, बिना खाने के बहुत लोग मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ भी सरकार को ध्यान रखना है कि कम से कम उन लोगों को सभी को सही तरीक़ा से खाने का सामान उपलब्ध हो जाए ताकि इसका समुचित न्यायपूर्वक वितरण हो। और ऐसा नहीं हो कि किसी को ज़्यादा मिल जाए और किसी को कुछ भी ना मिले, एक लेवल तक सबको इतना मिले कि सबको कम से कम भूखे ना रह पाए। आगे बढ़ते हैं। देश के आर्थिक विकास में संसाधनों के महत्व पर चर्चा करिए। देखिए, कोई भी देश का विकास अगर है तो आर्थिक संसाधन का महत्व बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे देश है जहाँ पे आर्थिक संसाधन कम है लेकिन वो फिर भी बहुत डेवलप है, तो उसका भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि देश के आर्थिक विकास में संसाधनों का महत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी भी देश में आर्थिक संसाधन के विकास में संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ऐसे करके आप जरूर लिखिएगा। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं, या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से जो संपन्न है यही विकास करते हैं, ये बात तो सही पूरा तरह से नहीं, लेकिन इतना जानिए कि जहाँ पर संसाधन बहुत अच्छा रहेगा, मान लेते हैं जिस देश में मान लेते सोना का खदान है, अब्रक का है, कोयला का है, पेट्रोल का है, तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक स्थिति तो अच्छा हो ही जाएगा ना। लेकिन कुछ देश अपवाद में भी ऐसा है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, जैसे जापान, वहाँ पे 2-2 बार एटम बम गिरा दिया गया है, तो वहाँ का आर्थिक संसाधन एकदम नहीं के बराबर में कम है, लेकिन वहाँ पर मानव पूंजी, वहाँ का लोग इतना मेहनती है कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना आगे कर लिए कि उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा हो गया। तो ऐसे लोग हैं कि जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कम है तो ऐसा नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो अपनी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है कि इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र सिर्फ विकास करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी देश में विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी बहुत भूमिका होती है। मतलब भौतिक मतलब जो आपको सुख सुविधा है और उसके साथ में जो आपको प्राकृतिक से मिला हुआ है, इसके साथ साथ में आपको मानव की बहुत ज़रूरत है, और मानव अपने टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ सकता है। अगर संसाधन का कमी है तो इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है मानव का। विभिन्न संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है। जितना भी संसाधन है वो मानव के नियंत्रण में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। और मानव अपने टेक्नोलॉजी से, अपने तकनीक से क्या करता है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए भी जाते हैं। तो वही चीज़ हो गया कि बहुत ऐसा संसाधन भी रहेगा जो आपको क्या होगा कि वो संसाधन के रूप में नहीं रहेगा, लेकिन उसको आप बना सकते हैं। मान लीजिए सूखा लकड़ी रखा हुआ है तो आप उसको सिर्फ जलाने का काम ला सकते हैं, लेकिन अगर उसको बना करके अगर कोई फर्नीचर बना दे, टेबल कुर्सी कुछ और भी बना दे, तो क्या और आपका उपयोग और खास संसाधन हो जाएगा। एक लकड़ी के दाम में उसको बेचते तो कम दाम में बिकता, फर्नीचर बना देंगे तो उसका ज़्यादा दाम बिकेगा, तो मेरा आर्थिक स्थिति ठीक होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी संसाधन पूर्ण रूप से होते भी नहीं है और बहुत सारा बनाए भी जाते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अब बोल रहा है कि अगर फसल चक्रण, देखिए समझिए क्वेश्चन को कि फसल का चक्रण मतलब चकाचक नहीं, चक्रण मतलब बदल बदल के अगर हम फसल को बदल बदल के करेंगे तो मिट्टी के लिए सहायता होता है और मिट्टी को जान मिलता है। अगर आप एक ही फसल को बार बार उपयोग करेंगे ना तो मिट्टी का शक्ति कम हो जाता है। तो इसीलिए फसल का चक्रण किया जाता है कि 2 खेत के बीच, 2 बार खेती के बीच में एक दूसरा खेत किया जाता है। जैसे अभी आप लगा दिए चावल, फिर आप लगा देंगे धान, अब फिर लगाएंगे चावल, फिर लगाएंगे धान, अब बदलेंगे नहीं तो खेत का ज़मीन खराब हो जाता है। तो सुनिए इसको अच्छा से। 2 खाद फसल के बीच दलहन या तिलहन का फसल लगाना फसल चक्रण कराता है। यदि 2 खाने वाला सामान जो लगाएं, चावल दाली सब लगाएं, तो उसके बाद आपको बीच में कोई एक दूसरा फसल उसमें लगाना चाहिए, चाहे दलहन का लगाइए चाहे तिलहन का लगाइए, तेल का या दाल का। तो उससे क्या होगा कि फसल चक्रण द्वारा
मृदा पोषण स्तर को बरकरार रख सकता है। तो मिट्टी को जान आ जाता है, क्यों? क्योंकि मिट्टी को चाहिए नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन आपको दाल का खेती करने से और तिलहन का खेती करने से आ जाता है। अब खाली चावल दाल वाला खेती मतलब धान गेहूँ करते रहेंगे तो शक्ति उसका कम हो जाता है। तो ये लास्ट ही पेज है। तो जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू लगातार उगाने से मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इससे तिलहन एवं दलहन की खेती पुनः, लेकिन इसको फिर से तिलहन या दलहन का खेती करेंगे तो पुनः मिट्टी को फिर से शक्ति प्राप्त हो सकता है। इससे क्या होता है कि तिलहन और दलहन का खेती करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन मिट्टी प्राप्त कर लेता है, और फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। तो होता क्या है कि जब आप एक बार धान एक बार गेहूँ लगाया, बीच में अगर आप तिलहन या सरसों का या तोरी जो बोलते हैं उसको या फिर दाल का लगा देते हैं तो मिट्टी को फिर से शक्ति मिल जाता है, और फिर से शक्ति आ जाने के कारण जब दोबारा फिर खाद फसल लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आप एक ही फसल को बार बार लगाते रहेंगे तो फसल भी अच्छा आपका नहीं होगा और मिट्टी का शक्ति भी कम हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो को बहुत लंबा करने का अभी हम नहीं चाह रहे, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद ये सोच करके आए हैं कि मेरे पास जितना भी टाइम रहेगा तो क्लास 10 में जो बोर्ड परीक्षा फाइनल होगा उसका हर सब्जेक्ट का हम 10-10 वीडियो देने का सोच रहे हैं। ये मेरा प्रयास है। अभी आप इस वीडियो को देखिए, इसका जैसे जैसे वीडियो आएगा तो थोड़ा सा क्वालिटी और ठीक करते जाएंगे। तो मेरा प्रयास ये है कि आप इस सब वीडियो को एक बार अच्छा से नोट कर लीजिएगा रोक रोक के, और 1 से 2 बार सुनिएगा। आप इतना जान लीजिए कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा। हर वीडियो में इतना निश्चित आप मान के चलिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में टकराने जा रहा है, एकदम निश्चित है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा 9, 10, 11, 12, मेरा वीडियो आप देख के जाइएगा 40-45 मिनट का, आपका कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिससे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए 1 से 2 बार और इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है या इसमें कुछ आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कोई प्रॉब्लम रह गया है या कोई तरह का दिक्कत है तो आप इसमें लिखेंगे, तो उसके हिसाब से हम कुछ चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगला वीडियो इसके बाद मेरा साइंस का और उसके बाद हिंदी का और मैथ्स का भी लास्ट तक ला देंगे। 4 सब्जेक्ट मेरा आएगा, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट में आपका लगभग हमको लग रहा है कि काम हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन के लिए। बाकी आपका बच गया मैथिली और बच गया इंग्लिश, तो उसके भी हम एक बार लास्ट तक में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।